माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। चलते हैं बच्चों, बिना टाइम पास किए टॉपिक पे आते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 पे पिछले लेक्चर में मैंने जो भी कुछ आपको बताया है फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करा दूं। होप आप सब उसने वीडियोस देखा भी होगा, नहीं देखा है तो लिंक के नीचे मिल जाएगी आपको, देखिए प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि बिना वो देखे आपको आगे ये समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो पॉइंट इज कि जो मैं याद दिला दूं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने क्या क्या अब तक देखा है पिछले 2 लेक्चर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। थोड़ा सा तेजी है लेकिन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 लेक्चर में पका चुका हूं इस बारे में आपको। ठीक है, सो बिना टाइम पास नहीं ज्यादा करेंगे, आराम से नहीं बताऊंगा। So electrostatic branch of physics that deals with the study of charged particles at rest. स्टार्ट किया था हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी से। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। फिर चार्ज ऑन यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट ई। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, q equals to ne. चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू ईच अदर, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। सिमिलर है तो हमेशा दुश्मनी, प्यार, और अपोजिट है तो नेचर की पार्टी है तो ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत बना रहता है। देन दैट वाज अ चार्ज। फिर चार्जेस को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? किसी भी चार्ज बॉडी को प्रोड्यूस करने के देयर आर 3 वेज, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। वन बाय वन डिटेल में देख लेना वहां पे क्या था लेक्चर्स में, लेक्चर्स में। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेजर पार्ट जो हमारे इस चैप्टर का है, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या बोलता है? कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जब ये 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस पे। और इनवर्स रिलेटेड किसका होता है? इनवर्स आर स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। द कांस्टेंट टर्म क्या था इसमें? कांस्टेंट टर्म क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम ब्रीफ में K भी लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। ठीक है, फिर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फिर हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, और वो सारी चीजें हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपने पढ़ लिया कि 2 चार्ज पार्टिकल नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं? अपोजिट पार्टी है तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, सिमिलर नेचर है तो हमेशा रिपल्शन। ह्यूमन बीइंग के जैसा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, हमेशा एक ही रूल को फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, सो पॉइंट ये आता है कि जब 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। इजंट इट? फोर्सेस को हम 2 पार्ट में ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे ये पेन रखिए, जब तक मैं इसको टच करके ऐसे पुश नहीं करूं या पुल नहीं करूं तब तक ये ना तो मेरे से दूर जाएगा ना तो मेरे नजदीक आएगा। करेक्ट? बट कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि जिसके केस में हमको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना टच किए हम उनको फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, और ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है। करेक्ट ना? 2 चार्ज बिना एक दूसरे को टच किए अट्रैक्ट भी कर लेते हैं और रिपेल भी कर लेते हैं। करेक्ट? काश हम भी ऐसा कर पाते हैं, बिना टच किए किसी को धकेल भी देते, बिना टच किए उसको अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, बट ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अब इस नॉन कांटेक्ट फोर्स के पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्या होता होगा कि ये बिना टच के एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं और रिपेल भी कर लेते हैं? जब इस पॉइंट पे हम सोचना चालू करते हैं तो हमको ये पता चला कि हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ अपनी एक फील्ड बनाता है, इमेजिनरी फील्ड बनाता है जो हमको दिखाई नहीं देती है। इट्स टोटली एन इमेजिनेशन। और उस फील्ड को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ अपनी एक इमेजिनरी एरिया क्रिएट करता है जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखो, जैसे सपोज करो कि ये 2 पार्टिकल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, दोनों अपने चारों तरफ अपनी एक इमेजिनरी फील्ड को क्रिएट करते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस तक। जैसे इस मान लो कि प्लस चार्ज वाले ने अपनी एरिया यहां तक डिसाइड कर ली, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है या दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, तब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप देख सकते हो ये सर्कल और ये इसकी सर्कल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का कांटेक्ट होता है तो यहीं से जनरेशन होता है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांटेक्ट में नहीं आती है तब तक इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होने वाला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कब होता है? जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में कनेक्ट होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में कनेक्ट हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सर्टेन रेंज होता है, उस सर्टेन रेंज तक उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड घूमते रहती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट होती है या एंटर करती है तो वो फोर्स फेस करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? इट्स बेसिकली एन इमेजिनरी एरिया सराउंडिंग एनी चार्ज पार्टिकल। So imaginary area surrounding any charge particle in which if any other charge particle enters, that experiences an electrostatic force. So electric field की अगर मैं definition बताऊं तो कुछ ऐसा है, it is the imaginary area surrounding any charge particle in which if any other charge particle enters, experiences an electrostatic force। यही है हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो इमेजिनरी एरिया जिसमें अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है, वो जाने अनजाने में भी चले गया या फिर पर्पसली गया, तो डेफिनेटली वो एक फोर्स फेस करेगा और उस फोर्स की वजह से उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, बट जैसा मैंने बताया कि ये टोटल इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देती। ये चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखती है क्या? अगर ये मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। फिर भी हमको समझना है, करेक्ट। इसलिए मैंने बोला था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका वर्चुअल है, मतलब आपको सब इमेजिनेशन है, दिखाई कुछ नहीं देगा लेकिन सोचना बहुत कुछ है, आपको कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो आ जाओ उस पर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्ट कैसे करता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लेट अस कंसीडर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करती है, कैसे ट्रेवल करती है, कहाँ पे फॉल होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, तो ये सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंसेप्ट यूज किया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके टर्म में लाइंस ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही सेम चीज जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां पे बन जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी वाइज एकदम आइडेंटिकल है। अगर आपको ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी, तो यही सेम प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट्स इट। डेफिनेशन आप कॉपी कर लेना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो ये क्या चीज होती है, ये भी एक इमेजिनेशन ही है हमारा, ये भी इमेजिनेशन। देखो साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, आपको कुछ आता नहीं है, इमेजिन कर लो। और आपकी इमेजिनेशन तब तक गलत नहीं है, आपकी इमेजिनेशन तब तक गलत नहीं है कब तक, जब तक कि आपके पॉइंट को कोई रॉन्ग न प्रूव कर दे। जब तक आपके पॉइंट को कोई रॉन्ग न प्रूव कर दे। तो साइंस में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जो आज मैं बोल रहा हूँ, शायद अगर मेरे चीज बोले हुए कमेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते, रॉन्ग नहीं साबित कर सकते, तो दैट मीन्स मैं करेक्ट हूँ। हाँ, जिस दिन किसी साइंटिस्ट ने मेरे बोले हुए वचनों को रॉन्ग साबित कर दिया या उसको प्रूव, तब वो मैं रॉन्ग।
जब तक आप गलत नहीं बोल सकते तब तक मैं सही। तो ऐसा कुछ यहाँ था। अब कुछ तो हमको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को समझना है, सोचना है कैसे काम करती होगी। तो यहाँ पे एक पहले तो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करिए। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज किया गया। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे चलती है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वन बाय वन। It is believed that these lines of force always start from positive charge and end towards negative charge। मतलब यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म होगी, कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट पॉइंट starts from positive charge and end towards negative charge। कभी उल्टा नहीं होता है, कभी उल्टा नहीं होता कि लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से आ रही है और नेगेटिव से आ रही है और पॉजिटिव एंड हो रही है। हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे ही एंड होगी। और ये कुछ इस तरह से मल्टीपल लाइंस ऑफ फोर्स होगी डेफिनेटली दिस वे। ये इनका नेचर होता है, मल्टीपल लाइंस ऑफ फोर्स। आप बहुत सारी लाइंस को एक्सप्रेस कर सकते हो यहाँ पे। दिस वे दिस वे दिस वे। लाइंस ऑफ फोर्स का स्टार्टिंग होना हमेशा पॉजिटिव से होगा, मतलब पॉजिटिव से दूर जाएंगी और नेगेटिव के नजदीक आएगी। ये है लाइन ऑफ फोर्स। So line of force always start from positive and end towards negative. Start from positive, end towards negative. दूसरा point. They are always perpendicular to surface of charge particle. Surface of charge particle. इसका मतलब क्या? जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे ये एंड हो रही है, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में वो सरफेस पे नॉर्मल होगी। मतलब एक स्फीयर है, तो सपोज ये स्फीयर का सरफेस है, तो जहां से निकल रही होगी तो ये परपेंडिकुलर सरफेस निकलेगी, और अगर यहाँ नेगेटिव सरफेस है तो यहाँ पे एंटर कर रही होगी तो भी नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स कहीं से भी आप स्टार्ट करो, चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, या फिर यहाँ पे देख लो, या यहाँ पे देख लो, हमेशा ये लाइन ऑफ फोर्स सरफेस पे, चार्ज बॉडी के सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर सरफेस ही फॉलो होता है। कभी ऐसा नहीं होता सरफेस और लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंशियली फॉलो हो रही है। जब भी फॉल होगी परपेंडिकुलर, स्टार्ट होगी परपेंडिकुलर, एंड होगी परपेंडिकुलर। ओके, देन these lines of force never intersect each other. These lines of force never intersect each other. These lines of force never intersect each other. क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है? दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब नहीं करती हैं? जब वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अगर दो लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चल रही है तो पॉसिबिलिटी है कोई कैंसिलेशन होगा? कभी नहीं होगा। They won't cancel each other. तो these lines of force never intersect each other as they run parallel to each other. Fine? ये lines of force हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही चलती है। देखो यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको सेपरेशन दिखाई देगा, बट काफी क्लोज रख के अगर आप देखोगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो इनके बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहता है। ओके, ऑलमोस्ट सेम रहता है। नजदीक का आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए देखना है तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही दिखाई देंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, वो हमेशा पैरेलल टू ईच अदर निकल जाती हैं। दैट इज द पॉइंट। अब देखो, मान लो ये तो हो गया चलना इनका। किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो यहां से स्टार्ट हो रही लाइन ऑफ फोर्स, यहां पे जा रही है, दैट्स ओके, बट मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मान लो यहां पे मुझे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, तो व्हाट टू डू, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। यहां पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यहां पे ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट इज दैट कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो जस्ट प्लॉट अ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो मैं इसको फोर्थ पॉइंट ले लेता हूं, tangent at any instant gives direction of electric field at that point। एक और चीज कि वो टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होना चाहिए, उल्टा नहीं। टेंजेंट मैं इस तरह से भी प्लॉट कर सकता था, इधर, बट वो रॉन्ग होगा। So always plot a tangent along the direction of propagation of electric line of force। तो वो जो tangent का डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दैट, ठीक है। और इसका यहाँ पे प्लॉट करना है जैसे, तो यहाँ पे tangent प्लॉट कर दो, दैट इज व्हाट द मीनिंग। सो ये था हाउ टू प्लॉट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉइंट आती है, जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे हम ऐसा बोलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, क्या फर्क होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जैक्टली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस क्या है। जब ये लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू ईच अदर और इक्वी डिस्टेंट होके चलती है, पैरेलल तो है और इक्वी डिस्टेंट है, कुछ ऑलमोस्ट इस तरह से पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। पैरेलल है बट इक्वी डिस्टेंट नहीं है, कुछ इस तरह से, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म। पैरेलल इक्विडिस्टेंट तो यूनिफॉर्म, पैरेलल बट नॉट इक्विडिस्टेंट तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। सेम कुछ इसी तरह से आप स्ट्रॉन्गर और वीकर को भी कंपेयर कर सकते हो। किसको? स्ट्रॉन्गर और वीकर को। हाउ टू कंपेयर कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वीक है। इसके पीछे का लॉजिक कुछ ऐसा होता है, इफ लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड means more the number of lines of force per unit area, कुछ इस तरह से, तो ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी। बट यूनिफॉर्म है, सपोज ये भी यूनिफॉर्म है, सेकंड वाले में डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये देखो, अगर मुझे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की तरफ डिवाइड करना हो तो ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है, ऑलमोस्ट करेक्ट, दोनों यूनिफॉर्म है। लेकिन फिर वीकर और स्ट्रॉन्गर कैसे? ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है भाई, ये सेना ज्यादा है इनके पास, ज्यादा बाढ़ निकल रहे हैं ना यहाँ से, और यहाँ पे उतने एरिया में कम बाढ़ निकल रहे हैं। अगर जितने ज्यादा बाढ़ निकलेंगे कम से कम एरिया पे, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे इतने एरिया में सिर्फ 4 एरोज निकल रहे हैं और यहाँ इतने एरियाज में आप देख रहे हो लॉन्ग 7-8 एरोज निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना। तो क्राउडेड द लाइंस ऑफ फोर्स, crowded the lines of force, stronger is the field. Widely separated lines of force, weaker is the field. Clear? Crowded or widely separated, stronger and weaker. That is what the concept. ठीक है? अब ये तो हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमको जिस चीज हमको पता चलता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज देख के हमको थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमको दिखती भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस, वो क्या है? फोर्स, वो चाहे रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। अब जैसा हम ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और अपोजिट चार्जेस के बीच, सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है? उसका क्या रीजन है कि जब 2 चार्जेस नजदीक आते हैं तो उनके बीच में या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है। उसका कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। चलो देखते हैं उस प्रॉपर्टी को। देखो, लाइंस ऑफ फोर्स एज यू कैन सी, जो एक कॉमन चार्ज से स्टार्ट हो रही है, कौन से चार्ज से स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे ये दूर जा रही है इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, करेक्ट? क्या बढ़ता जा रहा है? ये बढ़ता जा रहा है सेपरेशन। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 2 लाइन ऑफ फोर्स जो एक कॉमन सोर्स से स्टार्ट होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ये लाइन ऑफ फोर्स, इस पे लैटरल प्रेशर, और इस लैटरल प्रेशर मतलब साइडवर्ड प्रेशर, तो वो एक दूसरे को ढकेलना स्टार्ट करते हैं, वो दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं। और यही रीजन है कि 2 सिमिलर चार्जेस के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। 2 सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों होता है? बिकॉज 2 लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, exert lateral pressure on each other. देखो, lines of force starting from same charge exert lateral pressure on each other. This explains force of repulsion between similar charges, वो चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, एक सेम कॉमन चार्ज पे एंटर भी कर रही है। देखो, कॉमन चार्ज पे एंटर करने वाली लाइन ऑफ फोर्स पे बीच में भी लैटरल प्रेशर होता है और इस लैटरल प्रेशर की वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल है? दिस लैटरल प्रेशर बिटवीन 2 लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। पॉइंट आता है फिर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट भी तो करते हैं ना। अब वो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे को? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन ये है, बताता हूं। देखो, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव एंड हो रही है,
पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड हो रही है। क्यों हो रही है? अब जब स्टार्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लाइन ऑफ फोर्स में बहुत आलसी चीज है। कैसी है? आलसी। मतलब ये बहुत ज्यादा देर तक चलना नहीं चाहती। मैंने मान लो ये पॉजिटिव सोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो गई, लाइन ऑफ फोर्स अगर स्टार्ट हो गई तो फिर ये चलेगी, कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगेगा वहीं पकड़ लेगी उसको, वहीं पे जाके गिर जाएगी। अब जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गिर गई तो उसके बाद इनका एक नेचर होता है कि ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। ये क्या होने की कोशिश करती है? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लाइन ऑफ फोर्स जब तक कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं मिला तब तक तो चलते जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होने लाइन ऑफ फोर्स को अगर स्टार्ट हो गई है तो ये चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मिला वहीं पे रुक जाएगी, उसके ऊपर जाके गिर जाएगी और वहीं पे दम तोड़ देगी। लेकिन उसके बाद में इनका काम खत्म नहीं होता है। जैसे स्टार्ट टू एंड मिल गया इनको, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। और जब ये लाइन ऑफ फोर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो क्या होगा? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ये अपनी तरफ खींच के लेके आएगी। और यही रीजन होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। So this property is known as longitudinal contraction. So longitudinal contraction इसको बोलते हैं longitudinal contraction। मतलब lines of force has tendency to contract along the length. So this longitudinal contraction is responsible for force of attraction. Force of attraction between opposite charges. Force of attraction between opposite charges. तो बच्चों ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आया? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फटाफट रिवाइज कर लें। लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे एंड हो रही है हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेगी। कभी ऐसे टेंजेंशियली लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती है ना फॉल होती है। ठीक है? फिर लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज़ दे ऑलवेज रन पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट is given by the tangent drawn to the instantaneous position of the line of force, instantaneous point on the line of force in the direction of propagation of line of force. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं? अगर लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, पैरेलल है बट इक्विडिस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्राउडेड द लाइंस ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, वाइडली सेपरेटेड, वीकर इज द फील्ड। देन फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, दिस lateral pressure is responsible for force of repulsion between similar charges, and this longitudinal contraction is responsible for force of attraction between opposite charges. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ और इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है? इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। चलो, सो ये थी प्रॉपर्टीज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो ये सब ठीक है, इमेजिनेशन आपने सब बता दिया, इट्स ओके, मान भी गए, चलो ऐसा कुछ होता होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। तो जब तक हम किसी चीज को एक न्यूमेरिकल फिगर के फॉर्म में मेजर नहीं कर लेते तब तक हमको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अब मेरे सामने से दो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हो तो मुझे तो लाइन ऑफ फोर्स नहीं दिखाई नहीं देगा ना। लाइन ऑफ फोर्स नहीं दिखाई देगा तो ऑब्वियसली मैं काउंट नहीं कर सकता कि इसकी लाइन ऑफ फोर्स कितनी है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स कितनी है। जब मैं काउंट नहीं कर सकता तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? कंपेयर नहीं कर पाऊंगा तो मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए तो हमारे पास कोई टर्म होना चाहिए ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, और दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ई से। चलो,
देखते हैं एग्जैक्टली कैसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को। मान लो जस्ट इमेजिन कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है Q और एट डिस्टेंस ऑफ R मुझे एक पॉइंट दिया गया है P। इस पॉइंट P पे मुझे फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? इस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ जिसको हम Q0 से इंडिकेट करते हैं। क्या है ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट कितना रहेगा, वैल्यू कितना रहेगा उसका, +1 कूलम। तो ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, ठीक है। नो डाउट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे तक बढ़ रही है, यहां तक फैली हुई है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो जैसे ही पहले तो हम कंफर्म करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है भी या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज पार्टिकल को उस एरिया में एंटर करना पड़ता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को एंटर करोगे वो फोर्स फेस करेगा, ऑब्वियसली ये भी फोर्स फेस करेगा। किस टाइप का फोर्स फेस करेगा? दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ये इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा बाहर की तरफ। सपोज इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना है, F। इस चार्ज पार्टिकल ने जितना फोर्स भी फेस किया होगा, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। मान लो अगर हम उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं, so if F is the force experienced by charge particle Q0, so then this force experienced by unit positive charge, then this force experienced by unit positive charge is known as electric field intensity at that point. नहीं समझा? डेफिनेशन पहले बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? It is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive charge at given point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब intensity is defined as force experienced by unit positive charge. Force experienced per unit charge. Force experienced per unit charge. Total force ने कितना बेयर किया या फेस किया, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो F by Q0 का जो वैल्यू होगा दैट इज टेकन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सपोज इसी चार्ज पार्टिकल को मैं किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर रखूं, तो वहां पे फोर्स फेस करेगा, वहां पे भी करेगा। तो अगर उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, करेक्ट। फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, करेक्ट ना। किसी दूसरे पार्ट फील्ड में लेके आते हो, वहां पे उसके फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है, इसका मतलब उस फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ कम है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स है, वो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज उस फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। एज पर दिस फॉर्मूला, अगर आपको यूनिट बताना हो, एज पर दिस फॉर्मूला यूनिट बताना हो तो क्या आएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, नो डाउट डायमेंशन होगा। चलो फटाफट बता दो, मेरे लिखने से पहले बता दो, मन में सोच लो, मन में सोच लो और नोटबुक पे लिख लो, मन में सोच के नोटबुक पे लिख लो और फटाफट मुझे आंसर बता दो। चलो क्या हो सकता है इसका डायमेंशन? तुमसे ना हो पाएगा बच्चा। फोर्स का m1 l1 t-2, चार्ज का at, चार्ज का at एम्पियर, करेक्ट ना। क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं अगर हम, तो m1 l1 t +1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, a raised to -1। दैट्स डायमेंशन। यूनिट है तो ऑब्वियसली डायमेंशन होगा। नाउ पॉइंट कम्स स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्या क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर है? कॉमन सेंस है यार, फोर्स पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो बनता है ना, ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन कहां पे होता है? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स और अलोंग द टेंजेंट गिवन टू द लाइन ऑफ फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अवे फ्रॉम दिस होगी, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टुवर्ड्स दिस होगी। ऑब्वियसली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर E equals to F by Q naught. So this is what the electric field का मैग्नीट्यूड। टर्म का नाम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
टर्म का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो एफ बाई क्यू नॉट से जो भी आंसर मिलता है आपको, उससे मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम एज पर दिस फॉर्मूला। डायमेंशन फ्रंट ऑफ व्यू, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली डायरेक्शन कैसा होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एज पर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बट यार यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इसको किसी और चार्ज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। कोई और एक चार्ज पकड़ के लाओ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, वो कितना फोर्स फेस करता है वो बताओ, और फिर तब कहीं जाके आपको मिलेगा इसका वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। ये तो नाइंसाफी है ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बनाऊं और मेजर करने के लिए कोई और मुझे बताएगा तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला जहां पे मुझे मेरे चार्ज की स्ट्रेंथ पता हो और मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूं। ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म देखो। अब वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, उसके लिए मैं इन सारी चीजों को गायब कर रहा हूं। होप कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना बैक देके। अब हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, करेक्ट ना? F क्या है? फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। F इज फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो एज पर द कूलम्स लॉ, या फिर लिख सकते हो ऑल्सो F इक्वल्स टू K Q नॉट बाय R स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, K Q नॉट बाय R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। इसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओवरऑल डिवाइड बाय Q नॉट। तो यहां से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, Q नॉट कैंसिल होता है, K Q बाय R स्क्वायर। ये है हमारा इंटेंसिटी का नया फॉर्मूला, जिसको आप फुल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर भी लिख सकते हो, करेक्ट? तो दिस इज हाउ वी गेट वन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? अब आपको वो चार्ज पता है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उसकी वैल्यू आपको मालूम है, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस आपको पता है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट क्या दिया है। अगर आपको एक्सटर्नल चार्ज दिया है, फोर्स दिया है, तो आप यहाँ से इंटेंसिटी निकालोगे। अगर सिर्फ वो चार्ज दिया है और वो डिस्टेंस दिया है तो आप KQ बाय R स्क्वायर से इंटेंसिटी निकालोगे। सो ये दो तरीके हैं बच्चों जहां से हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने समझ में आ गई है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और दूसरा ये। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है? कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि पॉइंट चीजें और क्लियर हो जाए। लेट्स सी। चलो एक क्वेश्चन देता हूं। क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन। अब E इक्वल्स टू F बाय Q0 पे तो सिर्फ बेसिक चीज है, इतना तो इजी क्वेश्चन मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इतना फोर्स फेस कर रहा है तो इंटेंसिटी कितनी। E इक्वल्स टू F बाय Q0 वो तो 9वीं 10वीं में 8वीं 9वीं में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट? थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देयर आर टू चार्जेस। कितना? यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, and they are separated by distance of मान लो 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, find out the point in between the two charges, find out the point in between the two charges where net electric field is 0। मान लो पॉइंट यहाँ पे, मेरा पॉइंट ये पॉइंट P जहां पे नेट इंटेंसिटी 0 है। कितनी है? 0। आपको ये वैल्यू बतानी है x। 4 माइक्रोकूलम से उसका डिस्टेंस कितना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का जहां पे इंटेंसिटी 0 की होगी। चलो ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ मेरे सॉल्यूशन से पहले। कर लिया? चलो अब देखो वीडियो। पॉइंट ये है कि दो चार्ज पार्टिकल, उनके बीच एक पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो पहले तो ये समझ लो कि इंटेंसिटी 0 होने का लॉजिक क्या है, क्यों इंटेंसिटी 0 होगी। दो चार्ज पार्टिकल है तो दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे।
ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम दिस, लेट इट बी E1। 16 माइक्रोकूलम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज दैट इज E2। अब आप देख सकते हो उस दो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सॉरी, इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी? दो। कौन कौन सी? E1 E2। दे आर एक्टिंग ऑन वन पॉइंट बट अपोजिट डायरेक्शन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों का सम होगा या दोनों का डिफरेंस होगा? सम और डिफरेंस। क्या होगा? Two vectors acting along the same line but opposite direction, तो कॉमन सेंस है, इट विल बी E1 माइनस E2। क्या होगा? E1 माइनस E2 वेक्टर सम होगा, बट वेक्टर सम में जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आएगा वो E1 माइनस E2 होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय E1 माइनस E2। बट एज पर द गिवन कंटेंट हमने मान लिया है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये 0 है तो ये हो गया आपका E1 माइनस E2। इनडायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है? E1 इक्वल्स टू E2। E1 इक्वल्स टू E2। अब आपको देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, F by Q0 वाला या K क्यूब स्क्वायर बाय R स्क्वायर वाला? ऑब्वियसली फोर्स तो दिया नहीं है तो K क्यूब स्क्वायर बाय R स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? K Q1 बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस x स्क्वायर, K Q2 डिवाइड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 माइनस x हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 12 दिया है, तो दिस इज 12 माइनस x द होल स्क्वायर। सिंपल है। K ने K को खत्म किया, उनकी कहानी खत्म हो गई। अब बचे K1 और K2। चलो फटाफट वैल्यूज प्लेस करते हैं। ये कितना है? 4 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये कितना है? 16 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 12 माइनस x द होल स्क्वायर। 4 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय 12 माइनस x स्क्वायर। पहले ये इसको कैंसिल करेगा, 1 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 12 माइनस x द होल स्क्वायर। No need to go for the square, take the square root. Square root लोगे तो क्या बचता है आपके पास? 1 by x equals to 2 by 12 minus x. करेक्ट? 2 by 12 minus x. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ से, तो 12 minus x equals to 2x. तो 12 equals to ये उधर जाएगा 3x. So x equals to कितना? 12 by 3 and that is equal to 4 centimeter. So x equals to 4 centimeter. That's your answer. कितनों को मिला था आंसर? कितनों को मिला था? जिसनों को आंसर मिला है बाकी लोग उसके लिए ताली बजाओ। x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फाइन, आंसर 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। एक और लिख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे बन सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों। सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, बाकी थर्ड कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं है। कॉर्नर्स का नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट इंटेंसिटी एट टर्मिनल सी। फाइंड नेट इंटेंसिटी एट टर्मिनल सी। क्वेश्चन है फाइंड नेट इंटेंसिटी एट सी। चलो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत इजी है। इस पॉइंट पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट इसके अगल बगल में दो चार्जेस हैं, तो वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। कॉमन सेंस है भाई, क्रिएट करेंगे कि अपने चार्ज बनाई इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम दिस। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? लेट इट बी E1। ये सेकंड चार्ज है, ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उसका डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द लाइन एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? E2। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे E1 की वैल्यू है k q बाय, अगर मैं साइड लेंथ ले रहा हूं r, तो k q बाय r स्क्वायर। E2 का वैल्यू वो भी तो उतना ही होगा क्योंकि सारा डेटा सेम है, k q बाय r स्क्वायर। पॉइंट सी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से? पहली चार्ज एट ए की वजह से कितना? k q बाय r स्क्वायर। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से k q बाय r स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों फील्ड के बीच में एक एंगल बन रहा है। वो एंगल कितना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60। सो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? ई नेट जो होगा आपका
वो होगा वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। भाई वेक्टर सम ही होगा ना, क्योंकि देयर वेक्टर इंटेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते समय तो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो बट जब आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखोगे तो जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इनटू cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, तो हम दोनों को एक ही टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इनटू cos 60 हाफ, ये गया E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर, क्या बचा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर का अंडर रूट, और बेसिकली इट्स अ रूट 3 टाइम्स ऑफ E1 और रूट 3 टाइम्स ऑफ KQ बाय R स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, रूट 3 टाइम्स ऑफ KQ बाय R स्क्वायर। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इंटेंसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीचों बीच से पास जाएगा, होता हुआ जाएगा, ये आपका ई नेट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड देखे थे। अब बात आती है वेरिएशंस की, और क्या वेरिएशन हो सकता है, अगर इसमें वेरिएशन इसमें भी उसी तरह से हो सकता है जैसे कूलम्ब्स लॉ में हुआ था। मान लो मैंने एक को पॉजिटिव रख दिया और दूसरे को निगेटिव कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा E1, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया आपका E2। अब क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे 60 था तो 120 है, तो डेफिनेटली एंगल की चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और एट द सेम टाइम डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, इनके बीच में। तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और वेरिएशन क्या हो सकता है, और वेरिएशन ये हो सकता है कि दोनों को निगेटिव रख दो, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, और फिर नेट इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो क्या होगा, ये E1 हो गया आपका, ये E2 हो गया आपका, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, वापस एंगल 60, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ये होगा दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट आता है, बाकी सब तो आपको अब ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। एक स्क्वायर पे देख लेते हैं, इसमें स्क्वायर पर सपोज करो कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ r है, यहाँ पे चार्ज q, यहाँ पे भी चार्ज q, यहाँ पे भी चार्ज q, टर्मिनल्स को नाम दे सकते हो आप a b c और d। फिर से वही क्वेश्चन मतलब फाइंड नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट c, यहाँ पे नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको। क्या लॉजिक होता है क्वेश्चंस का, मल्टीपल चार्जेस, हर एक चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी अवे फ्रॉम दिस, फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितनी, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, जिसको आप नाम दे सकते हो E1 का। ये वाला चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा E2, वैल्यू कितनी, KQ बाय सॉरी नॉट KQ स्क्वायर, ये KQ यहाँ पे आएगा KQ बाय R स्क्वायर। करेक्ट, एक और भी होगी इस बार, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा होगा कुछ अलग डायगोनल, E3 वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर, बट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2R का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2R स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो एक्टिव है, और तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा E नेट जो होगा हमारा E नेट, वो क्या होगा वेक्टर सम ऑफ E1 E2 एंड E3, इस तरह से। अब ऐड कैसे करोगे, E1 और E2 को पहले ऐड करते हैं, तो सपोज करो कि लेट E12 बी द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना है, तो E12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। फिलहाल जैसे आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ पता है ना, cos 90 कितना होता है 0, ये पार्ट खत्म हो गया, बचा क्या E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बट एट द सेम टाइम दोनों की वैल्यू भी सेम है, E1 लिख सकते हो, तो बचेगा क्या आपके पास √2 टाइम्स ऑफ E1, मतलब √2 KQ बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन कहां पे होगा भाई साहब, डायरेक्शन कहां पे होगा इसका,
क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट इनका इसके बीचों बीच आएगा, मींस अलोंग द डायगोनल। ये E12 हो गया। अब देखो E12 और E3 दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, तो जो हमारा E नेट होगा वो E नेट होगा, क्या होगा E नेट? E नेट होगा हमारा E12 प्लस E3, डायरेक्टली ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो k3/r² कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है इसका √2 उसका हाफ, दैट्स इट, मिल गया आंसर। और क्या चाहिए? फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पता है हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड पता है, तो बस हो गया और कुछ नहीं, सब हलवा है, कोई दम नहीं है, लल्लू टाइप के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और एक अब इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं? इसमें भी वेरिएशन हो सकती है, वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी है, वेरिएशंस की कोई कमी नहीं है, वेरिएशन भर भर के कर सकते हैं। मान लो इसको क्यू कर दिया, इसको क्यू कर दिया, और सॉरी माइनस माइनस कर दिया और इसको क्यू रखा। अब नेट इंटेंसिटी बतानी हो, तो क्या करोगे? E1 E2 क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा अलोंग द डायगोनल। E3 क्या करना होगा? E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालोगे सेम इसी पैटर्न पे, जिसका डायरेक्शन इधर आएगा E12। अब क्या होगा? E12 और E3 एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारा E नेट जो होगा वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। E नेट क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे जहां पे प्लस आ रहा था बीच में, अब वो माइनस आएगा और आपका आंसर हो जाएगा k3/√2 माइनस ऑफ हाफ। वेरी सिंपल, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, इस तरह से आता है। इसको भी निगेटिव कर दो, इसको भी निगेटिव कर दो, तो E3 का भी डायरेक्शन उधर हो जाएगा, तो फिर से एडिशन और फिर वही प्लस साइन आ जाएगा। बट फर्क क्या होगा उस केस में और इस केस में? यहाँ पे रिजल्टेंट इधर था और यहाँ पे रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक और देख लो। मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 4 टाइम्स ऑफ E के बराबर का इलेक्ट्रॉन है, बट या बॉडी समझ लो, एक बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, जिसके ऊपर चार्ज है -4E। कितना? -4E। और इस बॉडी का आपको मास दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम का एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा है कितना? -4E। इस बॉडी को मुझे ऐसे अगर मैं छोड़ दूं तो ऑब्वियसली ड्यू टू मास नीचे गिर जाएगा, लेकिन मुझे गिरने नहीं देना है इसको, मुझे इसको रोक के रखना है। बट रोकने के लिए क्या करना है? मैं इसको टच नहीं करूंगा, बिना टच किए मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, एक और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? एक और चार्ज पार्टिकल, जिसका नेचर भी नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तभी तो उसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे मान लो चार्ज मैंने रखा Q, और मुझे अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q such that the charge particle, this charge particle remains stationary in air. पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। क्वेश्चन बना है तो पॉसिबल ही होगा। ये चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है? -4E के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज है, जिसका मास दिया हुआ है। अब इसको रोक के रखने के लिए बिना टच किए मैंने क्या किया, नीचे एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर यहां तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगी इसके ऊपर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगी, करेक्ट ना? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगी तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना? Q into E। मान लो इसकी वैल्यू अगर Q है, इस चार्ज की वैल्यू Q है, तो ये क्या कर रहा है, या हम इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, ऊपर वाले चार्ज को। तो ये चार्ज कितना फोर्स फेस करेगा? QE, ऊपर के बराबर का, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रिपल्सिव फोर्स होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे क्यों आ रहा था वो? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, mg की वजह से। अगर सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कर सकते हैं। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है x,
तो क्या होगा, अब सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो नीचे खींच रही थी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाती है, तो डेफिनेटली देयर बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी इन एयर, और उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए Fg इक्वल्स टू Fe। Fg कहां से मिलेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है mg, इसके लिए तो मास दिया है भाई, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, और इन दोनों के बीच में इस पे फोर्स कितना जनरेट हो रहा है q इंटू ई, फोर्स कितना जनरेट होगा q इंटू ई, बट ई की वैल्यू नहीं दी है, ई की वैल्यू के लिए उन्होंने चार्ज दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है, तो आप क्या कर सकते हो mg इक्वल्स टू q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे k q1 बाय x स्क्वायर, बस यही है हमारा कंसेप्ट, ये है हमारा कंसेप्ट, करेक्ट ना। अब q1 आपको q1 पूछा गया है, निकाल सकते हो ना, मास दिया है g 9.8 होता है, q की वैल्यू ऑलरेडी दी है, q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k का वैल्यू कांस्टेंट है, x का वैल्यू भी दिया रहेगा आपको, करेक्ट है। ये लॉजिक यूज करके आप कैलकुलेशन करोगे, सारा डेटा आपको दिया रहेगा और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, क्वेश्चंस की और कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन भर भर के सारे क्वेश्चंस हम एक लेक्चर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल आज के लेक्चर में आपने जो पढ़ा था वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड फाइनली नया टर्म जो मैग्नीट्यूड मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके डेफिनेशन, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट। तो होप करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इन केस नहीं कुछ समझा है तो क्वेरीज है अभी भी माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व दैट, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल स्टॉप करते हैं। वंस अगेन वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फाइन, टाटा बाय बाय।